देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये बात आज से ठीक 15 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाई किया करता था। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त हमारे गांव में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न ही हुआ करती थी। हम गर्मियों की छुट्टी में दिन भर अपने घर में टीवी देखा करते थे, और क्योंकि मेरे गांव में ज़्यादा लोगों के घर में टीवी थी ही नहीं, इसलिए काफ़ी सारे लोग मेरे ही घर में आकर टीवी देखा करते थे। एक बार की बात है, जब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने चाचा के यहाँ गया हुआ था, जो कि शहर में था। मैंने अपने चाचा के यहाँ पर पहली बार एक बड़ा सा रंगीन टेलीविज़न देखा था। अपने चाचा के घर में कुछ दिनों तक रहने के बाद मुझे काफ़ी सारे कार्टून देखने की आदत सी भी लग चुकी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हुई तो मुझे अपने गांव वापस लौटना पड़ा, और फिर मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया। सुबह उठना, स्कूल जाना और वापस घर आकर टीवी देखना। लेकिन अब तक मुझे रंगीन टीवी की आदत लग चुकी थी, तो मैंने अपने पिता से कहा कि हमारे घर में रंगीन टीवी कब आएगी, क्योंकि हमारी टीवी में तो सिर्फ एक ही चैनल आता है। लेकिन चाचा जी के यहाँ तो ऐसी टीवी थी जहाँ पर बहुत सारे चैनल आया करते थे। हालांकि मेरे पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी, लेकिन मैं अपने घर का इकलौता बेटा था, जिस वजह से वो मेरी हर एक बात को मान भी लेते थे। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, जो कि सामानों को इधर से उधर पहुँचाया करते थे। मेरे पिता टीवी, फ्रिज जैसी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे, लेकिन उनके घर में भी उस वक्त रंगीन टेलीविज़न नहीं था। अब क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ की रट लगाए जा रहा था, और मेरी इस बात पर मेरी माँ ने भी मुझे काफ़ी सहयोग दिया। लेकिन मेरी माँ को भी सीरियल देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। वो जब भी अपने किसी रिश्तेदार से बात करती थी तो वो अपने आप को काफ़ी पिछड़ा महसूस करती थी, क्योंकि सारे लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया करते थे। जैसे कि उस सीरियल की बहू ने ये पहना था, उस सीरियल में ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। जिस वजह से मेरे पिता को भी मेरी बात माननी पड़ी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जल्दी ही तुम्हारे लिए एक बड़ी सी टीवी ले आएंगे, लेकिन हाँ, वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करोगे। मैं उस वक्त क्लास 6 में था, जिस वजह से मैंने भी इस बात पर हंसते हंसते हाँ कर दी। और फिर जब एक दिन मैं अपने स्कूल से घर लौटा तो मेरे पापा मेरे लिए एक बड़ा सा टीवी ले आए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं बहुत खुश हो गया। मेरे पिता ने उस वक्त एक फ्री डिश वाली छतरी लगाई थी। अब क्योंकि मेरे पिता इतने अमीर नहीं थे कि वो हर महीने पैसे भरवा सकें, जिस वजह से मैं जब भी टीवी देखता तो उसमें सिग्नल काफ़ी कमज़ोर हो जाते थे, और हम में से किसी को बार बार छत पर जाकर उसे ठीक करना पड़ता था। एक बार की बात है, जब मैं शाम को अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद टीवी देखने के लिए बैठा। मैंने जैसे ही टीवी को ऑन किया तो थोड़ी देर तक तो टीवी बहुत ही अच्छी चली, लेकिन फिर अचानक से टीवी के सिग्नल काफ़ी कमज़ोर होने लगे, और फिर देखते ही देखते सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया। मुझे तो ये देखकर काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मैं बस टीवी देखने के लिए अपने होमवर्क को जल्दी से ख़त्म किया था। मैंने ये बात जाकर अपने पिता को बताई, जिस पर मेरे पिता ने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ी देर में आकर ठीक कर दूंगा। जिसके बाद फिर मैं उसी ख़राब टीवी के सामने बैठ गया और उसे ही देखने लगा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे टीवी में कुछ अजीब सा होने लगा है। उस टीवी की झिलझिलाहट में मुझे एक अजीब सी आकृति दिखाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा जैसे कि शायद से सिग्नल खुद पे खुद ठीक हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से उस टीवी से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो जैसे कोई फुसफुसाकर मुझसे बातें करना चाहता हो। ये देखकर मैं तो पूरी तरह से घबरा गया, और फिर चिल्लाते हुए मैं अपने पिता के पास पहुंचा और फिर मैंने सारी बातें बताई। लेकिन मेरे पिता ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद से मैंने टीवी में कुछ डरावना देख लिया होगा, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मैंने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की कि उस टीवी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है, और तो और मुझे मारने की भी बात की है। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि शायद कुछ सीरियल देख लिया होगा। फिर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम जाकर टीवी के पास बैठो और मैं जाकर छतरी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो छत पर चढ़ गए। जब मैं टीवी के सामने था तो मुझे टीवी को देखते हुए काफ़ी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि इस टीवी में
कुछ अजीब है। और फिर देखते ही देखते मुझे उसके अंदर एक भयानक सी रूह दिखने लगी। इस बार मुझे लगा कि शायद से कुछ सीरियल देख रहा होगा और मैं हिम्मत करके उस टीवी को देख रहा था। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि टीवी के आसपास से एक अजीब सा धुआं बाहर निकल रहा था। और फिर अचानक से उस धुएं में से मुझे एक चमकती हुई आंख नजर आई। मुझसे ये देखकर बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैं वापस से चिल्लाते हुए अपने पिता को बुलाने लगा। मेरे पिता घबराते हुए दौड़कर जल्दी से मेरे पास आए और मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे पिता ने जब टीवी की तरफ देखा तो वहाँ ना तो कोई धुआं था और ना ही कुछ और। इस बार मेरे पिता को मुझ पर गुस्सा आया और उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा, दिन भर कार्टून देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप जाकर सो जाओ। ये सुनकर मैं काफ़ी मायूस हो गया क्योंकि मैं जानता था कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह झूठ नहीं था। लेकिन अपनी बात को सच साबित करने का कोई तरीका भी नहीं था, जिस वजह से मैं अपने रूम में चला गया और वहीं बैठकर मैं चुपचाप रोने लगा। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी माँ और पिताजी रात का खाना खाने लगे और वो टीवी देखने लगे। लेकिन तभी उनके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। अचानक से टीवी के सिग्नल कमज़ोर पड़ने लगे और फिर टीवी के सिग्नल खराब हो गए। मेरे पिता जैसे इस सिग्नल को ठीक करने के लिए उठे, वैसे उस बिना सिग्नल वाले टीवी से एक डरावनी सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर कोई इंसान साफ साफ बता सकता था कि ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसी आवाज़ तो कोई आत्मा ही निकाल सकती है। मेरा कमरा मेरे टीवी वाले रूम से सटा हुआ था, जिस वजह से इस आवाज़ को मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था, जिस वजह से मुझे वापस से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हुई और मैं भागकर अपने पिता के पास जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पिता के पास पहुंचता कि मैंने देखा कि उस टीवी से बहुत सारा धुआं निकल रहा था जो अब तक मेरे पूरे कमरे को ढक चुका था। उस पूरे धुएं में कुछ भी साफ साफ देख पाना थोड़ा मुश्किल था। मैंने आसपास अपने पिता को ढूंढा कि तभी मैंने देखा कि मेरे पिता की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। मैं अपने पिता से कुछ कह पाता इससे पहले ही मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया और जब मैंने अपनी नज़रें घुमाई तो मेरी माँ बेहोश पड़ी थी। मैं समझ चुका था कि मेरे पिता पर कोई आत्मा हावी हो चुकी है। अब इस वक्त मुझे अपनी जान बचाने की सोचनी चाहिए, लेकिन मैं इन चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। मेरी आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग मेरे घर की तरफ भाग कर गए। मैं भी किसी तरह अपने पैरों को अपने पिता के चंगुल से छुड़ाकर बाहर भागने लगा, पर तब तक मेरे आंगन में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन सबको सारी बातें बताई और फिर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मेरे पिता को पकड़ लिया। मेरे पिता बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे, लेकिन किसी तरह मेरे पिता को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और उन्हें रस्सी से बांध दिया था। अब तक मेरी माँ को भी होश आ चुका था और उन सब ने मेरी माँ से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई। जिस पर मेरी माँ ने बताया कि हमारे टीवी से एक अजीब सा साया बाहर निकला जो देखते ही देखते एक इंसान का रूप लेने लगा और फिर उसे देखकर मैं बेहोश हो गई। मेरे गांव में उस वक्त एक बुजुर्ग हुआ करता था जिन्होंने हमें बताया कि शायद से मेरे पिता को किसी आत्मा ने पकड़ लिया है और फिर उन्होंने 2 आदमियों को एक तांत्रिक बाबा के पास भेजा और वो लोग उस तांत्रिक बाबा को लाने के लिए चले गए। इधर मेरे पिता की हरकतें धीरे धीरे और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी कि तभी हमारे घर की एक मुर्गी मेरे पिता के बगल से गुजरी, जिस मुर्गी को मेरे पिता ने बुरी तरह मरोड़ दिया और उसकी जान चली गई। मेरे पिता ने उस मुर्गी को अजीब तरीके से फाड़कर उसे वैसे ही कच्चा चबाने लगे। ये देखकर मैं पूरी तरह से घबराने लगा कि न जाने मेरे पिता को क्या हो गया। फिर थोड़ी ही देर में हमारे घर में तांत्रिक बाबा आ गए जिन्होंने मेरे पिता को देखकर कहा कि अब इनका बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसने जिस चीज़ को कुछ समय पहले लाया था वह किसी ऐसे इंसान की थी जिसकी मौत इसकी ही गाड़ी से हुई थी। उस इंसान की मौत होने के बाद इसने उसके पास से एक सामान को लेकर आया। इसके बाद उस तांत्रिक ने हमसे कहा कि कभी भी मरे हुए के पास से किसी भी सामान को लेकर घर नहीं आना चाहिए। ये सब सुनकर सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। मेरी माँ इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और फिर उस तांत्रिक बाबा ने हमें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और फिर उस तांत्रिक ने अपने हाथों में एक मुट्ठी लाल सिंदूर लेकर एक बड़ा सा घेरा बनाया, जिस घेरे के अंदर उन्होंने मेरे पिता को बिठा दिया और फिर हम सबसे कहा कि
जाकर उस चीज़ को जला दो। और हाँ, उस चीज़ के जल जाने के बाद ये आत्मा भी इसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि ये आत्मा तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। तुम जल्दी से उस चीज़ को जला दो, तब तक मैं इसे यहीं रोक कर रखता हूँ। इसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर मेरे उस टीवी को बाहर ले आए और फिर उसे थोड़ी दूर पर ले जाकर उसे जलाने लगे। इधर मैं अपने पिता को देख पा रहा था, जो कि उस टीवी के जलने के साथ साथ तड़प रहे थे। और फिर मुझे अचानक से रहा नहीं गया और मैं भी उस घेरे के अंदर जाने लगा। लेकिन तभी मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन अब तक मेरे पैर से सिंदूर थोड़े से मिट चुके थे। यह देखते ही मेरे पिता के चेहरे के भाव में अचानक परिवर्तन आया और मेरे पिता ने उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक ने मेरे पिता को वापस से पकड़ लिया और अब तक उस टीवी को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। ऐसा होते ही मेरे पिता ऐसा करने लगे जैसे कि किसी ने उनके शरीर पर आग लगा दी हो। मेरे पिता अचानक से तड़पने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद वो तड़पते तड़पते बेहोश हो गए। फिर वो तांत्रिक उस घर से बाहर आए और हम सबसे कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पिता को सीधा सुबह ही होश आया, जहाँ उन्हें रात में हुई किसी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, इस घटना के बाद से मैं कभी भी अपने पिता से किसी भी चीज़ की जिद नहीं करता, क्योंकि आज भी जब कभी भी टीवी में सिग्नल को जाते देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।